हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आरती यादव और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो तुलनात्मक शासन और राजनीति के अंतर्गत पार्टी प्रणाली को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्टी प्रणाली क्या है। जब हम तुलनात्मक राजनीति के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ तुलनात्मक राजनीति क्या होती है। जब हम किसी अन्य देशों की या कई सारे देशों की बेसिकली तो राजनीति के अंतर्गत छोटा मोटा जो होता है उनकी कुछ विशेषता जैसे नीति कानून इत्यादि को जो है तुलना की जाती है। ठीक है, डेटा के आधार पर या किसी विषय वस्तु को केंद्र मानकर जब हम उनमें तुलना करते हैं कि क्या समानता है उनमें और क्या असमानता है या क्या अच्छाई है क्या बुराई है, वो तुलनात्मक राजनीति होती है। ठीक है, पार्टी प्रणाली के अंतर्गत भी कुछ इसी प्रकार का है कि जब हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत पार्टी प्रणाली का अध्ययन करते हैं, ठीक है, कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से किस प्रकार अलग है या किस तरह वो डिफरेंट है या उनमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है इस चीज़ को। ठीक है, तो ये जो है लोकतांत्रिक देश में जो राजनीतिक में होने वाले कामकाज है उसको समझने में एक बहुत महत्वपूर्ण घटक के रूप में हमारा काम करता है, यानी एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है कि जो विशेष रूप से देश के जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो राजनीतिक फ्रेमवर्क पे आकर या फ्रंट पे आकर जो होता है एक दूसरे से सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, और जब कभी हम तुलनात्मक राजनीतिक के अंतर्गत पार्टी प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं या जांच करते हैं या अध्ययन करते हैं तो हम कुछ बातों को ध्यान में रखकर ही इस बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पार्टी की संख्या, सपोज कर लो मैं चीन और भारत के बारे में बात कर रही हूँ तो ऑब्वियस बात है मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि भारत में कितनी पार्टियाँ हैं और चीन में कितनी पार्टियाँ हैं। ठीक है, अब पार्टी की संख्या क्या है कि एक मूलभूत पहलू राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली पार्टी की संख्या है। अगर सिंपल सा बोले, बेसिक कॉन्सेप्ट है, राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली पार्टियों की संख्या जो होती है पार्टी संख्या होती है। ठीक है, एक्टिवली जितनी भी पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही है, एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रही हैं, ठीक है, वो सब क्या होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ पर एक दलीय से लेकर बहुदलीय पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, यानी कि यहाँ पे एक दल भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल पार्टीज़ भी हो सकती है। ठीक है, जिनमें प्रत्येक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा प्रतिनिधित्व या फिर अलग अलग शासन के लिए जो होता है अलग अलग निहित अर्थ है, यानी कि उनके अलग अलग मोटिव है कि हम शासन करेंगे तो हमारा भाई किस चीज़ को लेकर बात की जा रही है या कौन सी चीज़ को हम फोकस करेंगे अपनी जनता के लिए। ठीक है, तो उनका अलग अलग है। पार्टी की विचारधारा की बात की जाए तो बेसिकली पार्टी की विचारधारा को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पार्टी की विचारधारा के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। आपने सुना होगा ना कि पार्टी जो है वामपंथी दल, दक्षिणपंथी दल, मध्य मार्गी दल या कुछ समाज के विशिष्ट सामाजिक आर्थिक या सांस्कृतिक हितों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में जो होता है उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। कि अगर वो किसी सांस्कृतिक या समाज के किसी आर्थिक स्थिति में बात की जाए तो कोई अपनी पार्टी बेसिकली इसे समझिए, कुछ पार्टीज़ जो होती हैं वो गरीब, हमारे देश की गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो कुछ पार्टीज़ जो है हमारे देश की महिलाओं की या युवाओं का प्रतिनिधित्व करती है ना, तो उनको उस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और कुछ पार्टीज़ जो होती हैं पुरानी विचारधारा को लेकर ही चलने वाली होती हैं। ठीक है, उन्हें उनके अलग आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पार्टी की विचारधारा जो होती है बेसिकली हमें पार्टी की नीति, उसके निर्माण या उनके शासन को समझने में एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी विचारधारा को समझें। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है पार्टी प्रतिस्पर्धा और चुनावी प्रणाली। देखो, अब पार्टी प्रणाली जो होती है, जब हम पार्टी बेसिकली बहुत सारी जब पार्टी कॉम्पिटिट करती है तो ऐसे में जो होती है पार्टी प्रणाली और गतिशील हो जाती है। ठीक है, और भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाता है कि भाई हम लोग भी पार्टिसिपेट करें। और ऐसी स्थिति में जो होता है हमें जब कभी हम इनके बारे में बात करते हैं तो कई जगह चुनावी प्रणाली की आपने टर्म सुने होंगे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, प्रणाली जहाँ पे बताया जाता है कि दो जो प्रणाली होगी या दो पार्टी मुख्य रूप से, तब वहाँ पे ये चीज़ होगी, यानी जिसमें बेसिकली ये है ना कि जो फर्स्ट आया वो जीत गया, ये सिस्टम। ठीक है, अब पार्टी विखंडन और सामंजस्य। पार्टी के अंतर्गत देखो कई सारे विखंडित भी होते रहते हैं, आए दिन ऐसी न्यूज़ आई जाती है हमारे सामने कि ये पार्टी टूट गई या इस पार्टी के जो नेता इसमें से निकल कर इसमें चले गए, आपके इसमें चले गए, बीजेपी के इसमें चले गए, कांग्रेस के निकल कर बीजेपी में शामिल हो गए। ठीक है, तो पार्टी विखंडित होना
जो होता है ये दर्शाता है कि पार्टी के अंतर्गत संघर्ष चल रहा है, ठीक है, इस चीज़ को संदर्भित करता है। जबकि पार्टी के अंतर्गत सामंजस्य की स्थिति, जब पार्टी जो थी बहुत ज़्यादा अच्छी हो या सामंजस्य स्थापित हो, ठीक है, संतुलन हो, तो ऐसी स्थिति में गठबंधन की क्षमता को दर्शाता है कि वो पार्टी जो होते हैं गठबंधन रूप से या गठबंधित रूप से अपना कार्य कर रही है। ऐसी स्थिति जो होती है उनकी नीति और शासन को समझने में बहुत महत्वपूर्ण करती है, ठीक है। अब शासन और निर्माण, बेसिकली शासन और नीति निर्माण का प्रभाव, पार्टी प्रणाली की संरचना जो है का शासन और नीति निर्माण का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे पार्टी की संरचना होगी, ठीक उसी प्रकार उसकी नीति निर्माण भी होगा और ये उससे प्रभावित भी करेगा, ठीक है। पार्टी की गठबंधन बनाने, नीति, समझौते, बातचीत करने की स्थिति प्रदान करने की क्षमता प्रणाली की प्रकृति से प्रभावित है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप समझिए। तो बेसिकली क्या है कि जब पार्टी की जैसी संरचना होगी वैसे ही उसके नीति निर्माण भी होगा, उसमें समझौते की बातचीत या शासन में जो स्थिरता प्रदान करने की क्षमता भी आएगी, ठीक है। अब सपोज कोई पार्टी की संरचना बहुत ज़्यादा क्लियर कट है या उनकी शासन प्रणाली बहुत ज़्यादा क्लियर कट है, बहुत स्थिर है, ठीक है, तो ऐसे में उसकी जो भी प्रभावशाली है, ठीक है, तो ऐसे में उनकी नीति निर्माण ये सब भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। और इस प्रकार जो है तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत जब हम पार्टी प्रणाली या पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो ये हमें विभिन्न देशों में हो रही राजनीतिक पार्टी में कैसी प्रतिस्पर्धा है, प्रतिनिधित्व है, शासन इत्यादि की जानकारी जो होती है, जो छोटी छोटी जो सूक्ष्म जानकारी होती है उसे हासिल करने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है, अन्य कारकों की जांच करने में हमारी मदद करती है, ठीक है। और दुनिया भर के लोकतंत्र प्रणाली के अंतर्गत जो राजनीतिक संरचना और प्रक्रियाओं में विविधता की जानकारी देती है कि दुनिया भर में कितनी अलग अलग टाइप्स के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, ठीक है, राजनीतिक प्रक्रिया ये प्रणाली है, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रदान करती हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे एकल पार्टी प्रणाली। एकल पार्टी प्रणाली क्या होती है? एकल पार्टी प्रणाली राजनीति के अंतर्गत जो होती है एक प्रणाली होती है, यानी कि एक राजनीतिक दल होता है, उसे एकल पार्टी प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। यानी कि राजनीतिक शक्ति पर कानूनी रूप से जो होता है एक ही दल को जो होता है राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना, उसका रखने की अनुमति होती है या अधिकार होता है। ऐसी प्रणाली में जो होता है अक्सर जो होता है विपक्षीय दल नहीं होते अथवा उन्हें जो होता है चुनाव लड़ने या राजनीतिक पद के लिए जो होता है प्रभावी रूप से चुनाव लड़ने के लिए असमर्थक या उन्हें दबा दिया जाता है या हटा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली एकल पार्टी प्रणाली है तो कोई और पार्टी वहाँ पे नहीं खड़ी होगी, चाहे वो विपक्षी क्यों ना हो, ठीक है। और अगर सिंपल सी डेफिनेशन अगर इसकी दी जाए तो एकल पार्टी प्रणाली में जो होता है सत्ता रूढ़ी जो दल होती है, जो भी सत्ता पे हासिल दल है या जो भी दल जो है पार्टी सत्ता पर इस टाइम है, ठीक है, उस पार्टी को जो होता है विधायिका और विधायिका के जितने भी अन्य प्रमुख अंग हैं, ठीक है, पर जो होता है राजनीतिक शक्ति और नियंत्रण का अधिकार होता है, ठीक है। या तो उसके पास वो पावर है, ठीक है, या कह रही हूँ सॉरी, उसके पास ये पावर है कि वो विधायिका और विधायिका के साथ साथ सरकार के जितने प्रमुख अंग हैं उन सब पे अपना नियंत्रण रखे, उन पे अपना कार्य करे, उनकी शक्ति रखे अपना, और वो जैसा चाहती है वैसे उसमें कार्य होगा, ठीक है। सत्ता का जो होता है संकेंद्रीकरण हो जाता है। संकेंद्रीकरण अक्सर जो होता है सीमित राजनीतिक बहुलवाद, प्रतिबंधित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और वैकल्पिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की ओर ले जाता है, ठीक है। बेसिकली जब सत्ता का संकेंद्रीकरण हो जाएगा, शक्ति सब एक जगह आ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में जो होता है राजनीति के अंतर्गत बहुलवाद और जो भी राजनीति की ओर जाता है वैकल्पिक राजनीति का प्रतिनिधित्व ये सब कम हो जाता है, ठीक है। और इसी के चलते जो होता है अक्सर ये पार्टीज जो होते हैं ये कानूनी रूप से, संस्थागत रूप से या बलपूर्वक, ठीक है, माध्यम से जो होता है अपने आप को कायम रखती हैं, जिसके चलते विरोधी अक्सर बहुत सीमित हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर उदाहरण की बात की जाए तो चीन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एकल पार्टी प्रणाली का, जहाँ पर जो होता है 1949 से जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC की स्थापना, और वो तब से राजनीतिक स्थिति पर बना हुआ है, राजनीतिक सत्ता पर बना हुआ है, अपना एक मात्राधिकार बना रखा है, और ये कानूनी मात्र राजनीतिक दल है, ठीक है। चीन में एकमात्र कानूनी राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय दल जी, ठीक है। और ये दल जो होते हैं अन्य राष्ट्र और अन्य दल भी वहाँ पे हैं अस्तित्व में, परंतु अन्य जितने भी दल हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पे जो है चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं। सरकार, सेना, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया सरकार, सेना, प्रमुखांग जितने भी संस्था हैं उस पर CPC का ही नियंत्रण वह प्रभावी रूप से चीन में जो होता है एकल दल प्रणाली जो है पार्टी उसकी स्थापित करता है, यानी उसको दर्शाता है कि वहाँ पे बेसिकली उसी पार्टी CPC का ही नियंत्रण है। सेना हो चाहे वो सरकार के जितने भी अंग है, विधायिका है, कार्यपालिका है, जो भी है उन सब पर CPC का ही नियंत्रण है। बिकॉज
क्योंकि वहाँ पर एक दलीय प्रणाली है, ठीक है। और चीन के मामले में जो है सीपीसी को जो प्रभुत्व है या सीपीसी का जो बेसिकली ऐसे पावर है वो कानूनी तंत्र है, ठीक है, वो कानूनी रूप से स्थापित की गई है, इसलिए अभी तक वो बनी हुई है। व्यापक राजनीतिक असहमति के दमन में जो है सामंजस्य के ठीक है संयोजन के माध्यम से मजबूत होता है। और साथ ही साथ अगर जितने भी उसके व्यापक रूप से अगर उसका विरोध किया जा रहा है या कुछ और किया जा रहा है, ठीक है, उसको दबाया तो वो संयोजन के द्वारा ये उसको दबा देता है या जो भी चीज़ वो करता है, ठीक है। जबकि अन्य राजनीतिक दल जो है सरकार के निचले स्तर पर मजबूत है, यानी कि सीपीसी है, सीपीसी के नीचे अन्य छोटे छोटे दल हैं जो कि उसको जो है उससे ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, अपनी स्थिति मजबूत कर रखे वहाँ पर। सीपीसी व्यापक अधिकार और नियंत्रण चीन के राजनीतिक परिदृश्य पर एकल प्रणाली को परिभाषित करते हैं, यानी चीन का में जो सीपीसी की पावर है वो राजनीतिक स्थिरता में जो है उसकी पावर, उसका क्या कह सकते हो नियंत्रण, ठीक है, कंट्रोल, ये सब राजनीतिक स्थिति पे जो होता है चीन में एकल दल को दर्शाता है कि जहाँ पर एक ही दल तब से बना हुआ और इसका ही वर्चस्व स्थापित है राजनीतिक सत्ता पर चीन की। अब आता है यहाँ से दो दलीय व्यवस्था, ठीक है। दो दलीय व्यवस्था कौन सी व्यवस्था होती है? सिंपल सी लैंग्वेज बोली जाए तो ऐसी व्यवस्था जहाँ पे दो दल का प्रभुत्व है, ठीक है। अथवा हम ये कह सकते हैं जब राजनीतिक चुनाव होते हैं तो राजनीतिक परिदृश्य पर जो होता है या जो फ्रेम होता है, ठीक है, वहाँ पर दो दल जो थे राजनीतिक सत्ता शक्ति के लिए जो होता है नियंत्रण करते हो और अक्सर जो होता है सरकार पर बहुमत नियंत्रण बहुमत जीतने यथार्थवाद रूप से कह सकते हो यथार्थवादी रूप से मुझे लगता है इस पार्टी में बेसिकली ये विशेषता होती है कि दो दल जो है आपस में प्रतिस्पर्धा करें, जिसमें जो होता है परिणाम स्वरूप क्या होता है दोनों दल को के इस बीच जो होता है दलों में जब प्रतिस्पर्धा चलती है तो बारी बारी शासन पर जो होता है उन्हें अवधि मिलती है, अवधि यानी कि टाइम मिलता है कि अपना शासन चला सके। उदाहरण के लिए जो होता है ये बेसिकली अमेरिका का उदाहरण आप ले सकते हो, नीचे बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको लिखा दिया है कि दो प्रमुख दल जब जो होते हैं राजनीतिक दल चुनावी समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं कि हमें चुनावी रूप से समर्थन मिले, और ये अक्सर दल जो होते हैं राजनीतिक प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और जबकि छोटी पार्टीज भी जो होती हैं मौजूद होती हैं और वो आमतौर पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित प्रमुख रूप से जो चुनाव जीत का हासिल करने व शासन पर प्रभुत्व रूप से प्रभाव डालने में सीमित रूप से सफलता भी मिलती है। और दो प्रमुख पार्टी आमतौर पर जो होते हैं अलग अलग मंच अलग अलग नीति इत्यादि को दर्शा, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रस्तुत करती है और उनकी प्रतिस्पर्धा जो होती है बेसिकली देश की राजनीति को प्रभावित करे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं बीजेपी कांग्रेस का एग्जाम्पल, जहाँ पे दोनों ही जो होते दल राजनीतिक स्तर पर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर सपोज करिए ये दो दल हमारे राष्ट्र दल होते, दो दलीय व्यवस्था के अंदर, ठीक है, दोनों दल चाहते हैं कि हमें जनता का सबसे ज़्यादा बहुमत मिले, हमारे पास ही जनता आए, और अक्सर क्या होता है इन दोनों का मोटिव यही रहता है कि मुझे सत्ता मिले, क्योंकि दोनों दल अलग अलग हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है दोनों दल के राजनीतिक विचार भी अलग होते हैं, नीतियाँ भी अलग होती है प्रस्तुत, ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग होने की वजह से उनकी नीतिगत जो होते संरचना उनके शासन में तरीके भी भिन्न होते हैं और इसके चलते जो होते हैं देश के अंतर्गत जो भी राजनीतिक होती है उसको भी आकार देने में प्रमुख रूप से भूमिका निभाता है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो अमेरिका में मिलता है हमें, अमेरिका जो कि दो दलीय व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है, जहाँ पे रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टी जो थे प्रभुत्व रूप है और ये दोनों पार्टी का जो है ऐतिहासिक रूप से अमेरिका की राजनीति पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव बना रहा है, ठीक है, बहुत पुराने टाइम से ये पार्टी चली आ रही है और उनकी प्रतिस्पर्धा जो होती है राजनीतिक जो अमेरिका की राजनीति है उसको आकार देने में एक अहम भूमिका निभाई है, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, कांग्रेस यानी कि जो कि वहाँ की संसद है और सरकार इत्यादि पर जो है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी का ही नियंत्रण रहता है। साथ ही साथ जो अमेरिका में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी जो राष्ट्रीय चुनावों में प्राथमिक दावेदार होती है, यानी प्रेफरेंस होता है इनको, ठीक है, और अन्य जो भी उनकी प्रतिस्पर्धा ने जो है नीतिगत बहस चुनावी अभियान देश के शासन को आकार देने में जो है केंद्रीय भूमिका निभाती है, यानी इनकी क्या नीतियाँ हैं क्या विचार है, ये सारी चीज़ें जो होती है देश के जो शासन है उसको आकार देने में एक अहम भूमिका निभाती है। जबकि अन्य पार्टियां मौजूद हैं और कभी कभी जो है इन्हें स्थानीय सफलता भी प्राप्त कराती है, ठीक है। अमेरिकी राजनीतिक समग्र रूप से दो दलीय पार्टी को ही दर्शाती है, यानी कि उसकी राजनीतिक व्यवस्था दो दलीय व्यवस्था ही प्रदर्शित करती है। ये उदाहरण जो होता है एक दो दलीय प्रणाली की विशेषता को दर्शाता है, जहाँ पे जो है दो पार्टी राजनीतिक शक्ति में जो है या राजनीतिक परिदृश्य में प्रमुख रूप से शक्ति के प्रभाव व शक्ति को लेकर जो है उसको प्रतिस्पर्धा करती है,
ठीक है। अगर बहुदलीय प्रणाली जो कि भारत में अपनाई जाती है, ठीक है। बहुदलीय प्रणाली बेसिकली इसमें क्या होता है, बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, जो कि उनके पास सरकारी कार्यालयों पर नियंत्रण करने, शक्ति पाने इनकी क्षमता होती है। या तो ये अपने दम पर या तो गठबंधन के जरिए जो होते राष्ट्रीय सरकार बनती है। इस प्रणाली की विशेषता कई महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की मौजूदगी है। यही विशेषता है कि इसमें केवल एक दल या दो दल नहीं, अपितु जो है बहुत सारे राष्ट्रीय दल या राजनीतिक दल मौजूद होते हैं, जो कि देश के हर एक वर्ग का, हर एक समूह का, हर एक नागरिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, हर एक राज्य का, ठीक है, जो सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह जो है बेसिकली यहाँ पे सिंपल तरीके से बताया गया है कि राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और उनके पास जो होते हैं विधायिका में सीट जीतने और कार्यकारी शक्ति प्राप्त करने का यथार्थ मौका होता है। यानी उनके पास बहुत अच्छा मौका होता है कि चुनाव में या तो वो अपनी शक्ति जीत हासिल करके ये सारी चीज़ें पा सकते हो। और ये पार्टी विधि, विचार, नीतिगत, ठीक है, विचारधारा है, बेसिकली प्राथमिकता, ये सभी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलता है, यानी सामाजिक हित वगैरह सब, जो एक अधिक जटिल और विविध राजनीतिक परिदृश्य में योगदान देती है। यानी कि ये सारे अलग अलग विचारधारा दर्शाते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, अलग अलग नीति दर्शाते हैं, ठीक है, कोई ना कोई अलग अलग सामाजिक हित का जो होता है प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी वजह से जो होता है ये भारत की राजनीति को एक बहुत बड़ा विशेष योगदान देता है राजनीति में, ठीक है। दो या दो से अधिक दल द्वारा गठित गठबंधन सरकार जो होता है बहुदलीय प्रणाली में आम है, ठीक है। और नीति निर्माण में अक्सर कई दल के बीच बातचीत, समझौता शामिल होता है। ओके, उदाहरण के लिए भारत सबसे अच्छा उदाहरण जो है कि बहुदलीय प्रणाली एक प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसकी विशेषता राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण राजनीतिक दल की मौजूदगी है। आप देख सकते हो राष्ट्रीय स्तर पर कई पार्टीज है, क्षेत्रीय स्तर पर है, स्थानीय स्तर पर है, राज्य स्तर पर, ठीक है। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी कई सारी राजनीतिक पार्टी है। इसमें कई सारी 8 पार्टी है जहाँ तक मेरा ध्यान है, और इसके साथ ही साथ कई सारी क्षेत्रीय पार्टी भी है, जो विभिन्न राज्य और क्षेत्र के हित का प्रतिनिधित्व करते हैं, या बहुत सारे क्षेत्र या विभिन्न देश लोगों का, सॉरी देश कह रही हूँ, लोगों का, वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। भारत की बहुदलीय प्रणाली में राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकारें आम रही हैं, ठीक है। कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। पार्टियों की विविधता राजनीतिक, ठीक है, जिनमें कई सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है। पार्टियों की विविधता, राजनीतिक समर्थन, क्षेत्रीय विभिन्नता भारत की राजनीतिक प्रणाली की बहुदलीय प्रगति को योगदान देती है या दर्शाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन बहुदलीय संरचना में शासन, नीति निर्माण, देश के भीतर विविध हितों का प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालती है। ये उदाहरण जो होता है बहुदलीय प्रणाली की विशेषता है। बेसिकली वही सारी बातें घुमा घुमा के बोली जा रही है जो मैं आपको सिंपल सी बात बता रही हूँ, ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है, ठीक है। बस दैट्स फॉर टुडे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।